नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी के बहुत ही बेहद रोचक टॉपिक की, जो है पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पृथ्वी या आकाश, सूर्य, ग्रह इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आज हम जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी गई हैं और क्या आधुनिक विज्ञान कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष से भी ज्यादा पहले अस्तित्व में आई, लेकिन पृथ्वी अकेले नहीं बनी थी। इसके साथ पूरा सौरमंडल यानी सूर्य और उसके सभी ग्रह इसी समय के आसपास बने थे। तो अब सवाल यह उठता है कि इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैज्ञानिकों ने कई परिकल्पनाएं दी हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक परिकल्पनाएं यानी साइंटिफिक हाइपोथेसिस कहते हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस यह भाग मुख्यतः 2 प्रकार की परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें पहला है प्रारंभिक परिकल्पनाएं और आधुनिक परिकल्पनाएं, अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो प्रारंभिक परिकल्पनाएं क्या होती हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रारंभिक परिकल्पनाएं निम्न हैं, जिसमें पहला है धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं और दूसरा है प्रारंभिक वैज्ञानिक परिकल्पना यानी अर्ली साइंटिफिक थ्योरीज। तो हम जानेंगे पहला, धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं। माइथोलॉजिकल बिलीफ्स। प्रारंभ में विभिन्न सभ्यताओं में पृथ्वी की उत्पत्ति को ईश्वर, देवताओं या अलौकिक शक्तियों से जोड़ा गया। जैसे भारत में हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण अंडा से सृष्टि उत्पन्न होने की बात कही गई। ये मान्यताएं वैज्ञानिक नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों पर आधारित थी। अब हम दूसरा जानेंगे, जो है प्रारंभिक वैज्ञानिक परिकल्पना यानी अर्ली साइंटिफिक थ्योरीज। इसमें 3 परिकल्पनाएं मुख्यतः हैं, जिसमें पहला है निहारिका परिकल्पना यानी नेबुलर हाइपोथेसिस, दूसरा पासिंग स्टार परिकल्पना यानी टाइडल थ्योरीज एंड तीसरा है ग्रहों के ग्रहण परिकल्पना यानी प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अब हम इन तीनों परिकल्पनाओं को एक एक करके जानेंगे। पहला परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना यानी जिसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, जिसको कांट गैसियस हाइपोथेसिस, जिसे कांट लैप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यह पृथ्वी और पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने वाली सबसे प्रारंभिक वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में से एक है। इसे इमैनुअल कांट ने 1755 में प्रस्तुत किया था और बाद में पियर साइमन लैप्लास ने 1796 में आगे इसको विकसित किया। नीचे इस परिकल्पनाओं का हम जिक्र करते हैं। तो जानेंगे हम कांट की गैसीय परिकल्पना। कांट गैसियस और नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है? इस परिकल्पना का मूल विचार यह है कि प्रारंभ में पूरा ब्रह्मांड एक विशाल गर्म घूमता हुआ गैसीय बादल था। इस गैसीय बादल को हम नेबुला कहते हैं। इस बादल में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें और धूल कणों का मिश्रण भी था। समय के साथ साथ इस बादल में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़न शुरू हो गई। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, उसका रोटेशन तेज होता गया। अब हम जानेंगे स्टेप ऑफ द हाइपोथेसिस क्या थी। तो पहला, विशाल गैसीय बादल, जिसको हम नेबुला कहते हैं। ये नेबुला है क्या? यह एक गर्म और फैला हुआ गैसीय पिंड पूरे ब्रह्मांड में मौजूद था। यह पिंड धीरे धीरे अंदर की ओर सिकुड़ता गया, फिर घूर्णन और चपटे आकार में इसका परिवर्तन हुआ। जैसे ही बादल सिकुड़ता है, इसका घूर्णन बढ़ जाता है। इससे यह बादल चपटा होकर चक्राकार डिस्क का रूप ले लेता है। और तीसरा, केंद्र और वलय का निर्माण। इसके बाद गैस का अधिकांश भाग केंद्र की ओर खिंच जाता है और वहां एक गर्म चमकदार केंद्र बनता है। यही आगे चलकर सूर्य बनता है। परिधि पर गैस के छोटे छोटे वलय रिंग्स बनने लगते हैं। अब 4th, ग्रहों का निर्माण। इन वलयों से धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉइड्स आदि का निर्माण होता है। हर वलय एक ग्रह का बीज बनता है, जो गुरुत्वाकर्षण से कणों को जोड़कर बड़ा होता जाता है।
इससे हमारे पृथ्वी का विकास, इससे हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल का। अब हम इस डायग्राम के बेसिस पे जानेंगे कि कैसे हमारी मतलब ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पहला गैसीय पिंड है जिसको हम नेबुला कहते हैं, इसमें अंदर की ओर सिकुड़न होता गया और फिर नीचे धीरे धीरे जब इसमें मतलब इसकी रोटेशन की स्पीड तेज हुई तो जिससे वो एक डिस्क के फॉर्म में पहले फॉर्म हो गया। फिर जब रोटेशन इसका तेज हुआ तो एक रिंग्स मतलब वलय अलग अलग निकलते गया, जिससे अलग अलग सूर्य और अलग अलग ग्रहों का निर्माण होता गया। तो इस डायग्राम के बेसिस पे आप जान सकते हैं कि कैसे हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक, अब हम जानेंगे कि इस परिकल्पना की विशेषताएं क्या थी, इस थ्योरी की विशेषताएं क्या थी। यह परिकल्पना गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियमों पर आधारित है। सौर मंडल के घूर्णन की दिशा, ग्रहों की वक्राकार कक्षा और सूर्य के द्रव्यमान के वितरण को यह समझा पाती है। इस परिकल्पना का महत्व क्या है? यह पहली बार था जब पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति को धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से समझाने की कोशिश की गई। यह परिकल्पना आज की आधुनिक थ्योरीज की नींव मानी जाती है। इसकी लिमिटेशन, यह परिकल्पना यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि सभी ग्रह एक ही दिशा में क्यों घूमते हैं। यह भी नहीं बताया गया कि वलयों से ग्रहों का निर्माण कैसे और कितनी जल्दी हुआ। गैसीय बादल से ठोस ग्रह बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। अब कंक्लूजन, कांत की गैसीय परिकल्पना ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की वैज्ञानिक खोज की शुरुआत की। हालांकि यह आज की आधुनिक सैद्धांतिक समझ से पीछे है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक और बौद्धिक योगदान है। कांत की गैसीय परिकल्पना का मूल्यांकन, जब हम किसी परिकल्पना का मूल्यांकन करते हैं तो हम उसके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों का विश्लेषण करते हैं। तो हम नीचे इसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों पक्षों को समझेंगे। सकारात्मक पक्ष, वैज्ञानिक सोच की शुरुआत। यह परिकल्पना धार्मिक मान्यताओं से हटकर सौर मंडल की उत्पत्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास था। यह पहला प्रयास था जिसमें प्राकृतिक नियमों यानी गुरुत्वाकर्षण घूर्णन गति के आधार पर ब्रह्मांड की रचना को समझाया गया। और दूसरा, सौरमंडल की विशेषताओं को समझाने का प्रयास। ग्रहों की घूर्णन दिशा, सूर्य के चारों ओर उनकी वृत्ताकार कक्षा जैसी बातों को इस परिकल्पना ने काफी हद तक समझाने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांतों की नींव, आज की आधुनिक सैद्धांतिक परिकल्पनाएं जैसे सौर निहारिका सिद्धांत, मॉडर्न नेबुलर थ्योरी इसी पर आधारित है। इसने भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी, जैसे कि लैप्लास, चैम्बलिन और मोल्टन आदि को। अब इसके नकारात्मक पक्ष यानी लिमिटेशन या इसकी वीकनेस क्या थी? पहला, वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी। उस समय वैज्ञानिक उपकरण और तकनीकें उपलब्ध नहीं थी, जिससे परिकल्पना को प्रायोगिक या अवलोकनीय रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। दूसरा, वलयों से ग्रह बनने की प्रक्रिया अस्पष्ट। यह स्पष्ट नहीं था कि गैसीय वलय ठोस ग्रहों में कैसे और कितनी जल्दी परिवर्तन हुए। तीसरा, ग्रहों के झुकाव और विविधता को नहीं समझा पाया। सभी ग्रह एक ही दिशा में क्यों घूमते हैं? कुछ ग्रहों के अक्ष झुके हुए क्यों हैं? ग्रहों की संरचना में अंतर क्यों है? इन सवालों का उत्तर यह परिकल्पना नहीं दे पाई। आधुनिक खगोलीय खोजों से मेल नहीं खाती। आज जो जानकारी हम दूरबीन और अंतरिक्ष यानों से प्राप्त कर रहे हैं वह कई जगह पर परिकल्पना से अलग है। हाँ, ये परिकल्पनाएं और परिकल्पनाओं से अलग है। तो दोस्तों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लैप्लास के नेबुलर हाइपोथेसिस को, कि उनकी नेबुलर हाइपोथेसिस वो कैसे बताए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।